नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। दोस्तों, इससे पहले हमने इस पुस्तक के 5 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम लोग इसका 6ठा अध्याय जिसका नाम है गांव का प्रशासन, इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे काम करता है एक गांव का प्रशासन। इससे पहले वाले जो पंचायती राज में हमने ग्राम पंचायत को पढ़ा, ग्राम सभा को पढ़ा, और उसमें हमने जो प्रशासन में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्राम विकास अधिकारी यानी कि सेक्रेटरी के बारे में जाना। आपको पता है कि हमारा भारत इतना बड़ा देश है, इसमें 6 लाख से अधिक गांव हैं और सबकी ही शासन प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना थोड़ा कठिन काम है। और ये जो गांव का प्रशासन है वो थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि इसमें तरह तरह के विवाद अक्सर होते रहते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में कुछ और प्रशासनिक अधिकारियों की जो ग्राम स्तर पे ही काम करते हैं उनकी भूमिका को देखेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, आपके एनसीईआरटी में एक चित्र दे रखा है। इसमें ये 2 व्यक्ति हैं जो झगड़ रहे हैं। इस पाठ की शुरुआत ही इन लोगों के झगड़े की कहानी से होती है। तो चलिए हम लोग भी थोड़ी सी कहानी के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये झगड़ा क्यों है। जिसमें से एक व्यक्ति है मोहन, एक व्यक्ति है रघु। तो रघु ने क्या किया, उसने जो खेत में मेड़ होती है, मेड़ जानते हैं आप लोग, जो आप लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के होंगे तो आपको पता होगा कि खेतों में जो एक खेत को दूसरे खेत से अलग करती है, जिससे निकल के चल के जाते हैं, उसको मेड़ या पगडंडी बोलते हैं। तो उसको उसने जो उसके खेत की, रघु ने मोहन के खेत की मेड़ को अपने खेत में मिला लिया और दूसरी मेड़ उसके खेत के अंदर रख दी। अब दूसरे दिन जब ये मोहन ने देखा कि उसने ऐसा किया है, तो मोहन उससे कहना चाह रहा था कि झगड़ा करना चाह रहा था, लेकिन वो थोड़ा डर भी रहा था, क्योंकि जो रघु है वो थोड़ा सा पैसे वाला भी है, उसके पास खेती ज़्यादा है और उसके पास पॉलिटिकल पावर भी है, उसके ताऊ सरपंच है। तो वो थोड़ा डर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात कही। तो वहाँ से झगड़ा होने लगा और फिर झगड़े में रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया और लड़ाई झगड़ा हुआ। मोहन को बुरी तरीके से पीटा गया। तो गांव के लोग बीच बचाव करने आए, जिसमें उसको छुड़ाया और उसकी फर्स्ट एड की, प्राथमिक उपचार किया। और फिर गांव के लोगों ने उससे कहा कि तुम्हें थाने में जाके FIR लिखानी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं लिखानी चाहिए और कुछ लोगों ने कहा कि कोई यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हम ऊपर जा सकते हैं। तो फिर बात आई कि फिर उसने कहा कि हम अपनी जो प्राथमिकी है यानी कि FIR है वो अपने ही क्षेत्र के थाने में दे सकते हैं। तो इस प्रकार झगड़ा फिर थाने में पहुंच गया। और जाके जब मोहन वहाँ अपनी FIR लिखाने पहुँचा तो पहले तो जो वहाँ के थानेदार थे उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना किया, उनको भगा दिया। यूजुअली जैसा होता है हमारे थानों में, क्योंकि वो लोग भी छोटे मोटे झगड़ों की ऐसे ही निपटा देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में ज़्यादा ऐसे लड़ाई झगड़े वाले मामले आएँ, तो इसलिए वो लोग पहले FIR नहीं लिखते हैं। तो उन्होंने उसको मना कर दिया लिखने से। लेकिन जब कई लोगों ने दबाव बनाया, कई लोगों ने कहा कि नहीं इसको हुआ, तो फिर थानेदार ने लिखा, रिपोर्ट लिखी और फिर उसको एक जो कांस्टेबल है उसको गांव में पूछताछ के लिए भेजा। तो ये थी मोहन और रघु की स्टोरी। अब वापस से जो हमको यहाँ पे पढ़ना है गांव के प्रशासन के बारे में, उस पर आते हैं। गांव, आपको पता है भारत की जो आत्मा है गांव में बसती है ना। और गांधी जी ग्राम स्वराज की कल्पना करते थे। तो गांव से शुरुआत करें, गांव का प्रशासन। तो गांव में बहुत सारे कार्य होते हैं जिनको गांव का प्रशासन देखता है। इसमें लोगों के लड़ाई झगड़ों को निपटाना, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, है ना। और बाकी जो ज़मीन के रिकॉर्ड हैं, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास कितना, कौन सी फसल बोई जा रही है खेत में, किसके पास किसको किस सुविधा का लाभ मिला है, किसकी आय, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है किसी की, इन सारी चीज़ों का ही
रिकॉर्ड रखा जाता है गांव में। और अगर हम गांव के प्रशासन के पहलुओं की बात करें तो इसमें यही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो गांव का प्रशासन है गांव के कल्याण के लिए योजनाएं लागू करता है, लोगों के विवाद निपटाता है। क्योंकि ज़्यादातर विवाद जो होते हैं, जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, वो गांव के पंचायत स्तर पे ही निपटा दिए जाते हैं, उनको थाने में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी जब मामला ज़्यादा सीरियस होता है तो उसको थाने में भी ले जाते हैं। और ऐसे ही लगान यानी कि कर वसूली का काम भी हमारा जो गांव का प्रशासन है देखता है। और विवाद का समाधान, जब दो समूहों में किसी भी बात पर लड़ाई झगड़ा होता है, वो सहमत नहीं होते हैं, तो फिर जो ग्राम में पंचायत होती है, मिल के वो लोग पंचायत बिठाते हैं, पंचायत बुलाते हैं। सबसे पहले लोग जब कोई झगड़ा होता है प्रधान के पास जाते हैं और कहते हैं, अपनी शिकायत रखते हैं कि ये ऐसा हो गया। तो कोशिश करते हैं प्रधान उसका समाधान करने की। जब नहीं होता है तो फिर उसके लिए थाने में या फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। अब पुलिस की भूमिका, मोहन जो है थाने में अपनी FIR लिखाने गया। तो अब वहाँ पे मोहन अपनी रिपोर्ट लिखाने गया था थाने में। तो उसने वहाँ पे एक शब्द आया था कि अपने क्षेत्र का थाना। तो प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक गांव का एक थाना होता है। आप लोग भी अपना लिखते ही होंगे थाना, जो भी लगता होगा। और एक थाने के क्षेत्र में कई गांव आते हैं। और ये पुलिस का दायित्व है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे, अपने क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखे। तो जिसके लिए उसको कार्य करना पड़ता है। उसके बाद थानाध्यक्ष या थानेदार, जिन्होंने उसकी FIR लिखने से मना किया था और बाद में उनको FIR लिखना पड़ा, इनको थानाध्यक्ष को SHO भी कहते हैं। SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर या थानेदार भी कहते हैं। और ये पुलिस थाने का मुखिया की भूमिका में होता है, यानी कि हेड होता है एक थाने का। और थानेदार का काम होता है कि जो शिकायत करने आया है उसकी FIR लिखे। FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि पहली रिपोर्ट होती है। उसके बाद स्टेशन मास्टर किसी कांस्टेबल को उसमें गांव में पूछताछ के लिए भेजता है। और फिर गांव में पूछताछ के लिए आसपास के लोगों से भी जांच पड़ताल की जाती है मामले की संगीनता के बारे में, मतलब कितना क्या वास्तव में क्या था। क्योंकि कभी कभी लोग झूठी FIR भी लिखा देते हैं कि किसी के खिलाफ, किसी को फंसाने के लिए। तो उसको जानने की कोशिश करती है, गांव के प्रधान से भी मिलती है। और फिर जब अगर ज़्यादा गंभीर मामला होता है तो इसमें जो थानाध्यक्ष है वो कोर्ट भी जा सकता है उस मामले को लेके। तो ये थी गांव में पुलिस प्रशासन या थानाध्यक्ष की भूमिका, थाने की भूमिका। अब चूंकि विवाद जो था रघु और मोहन के बीच में वो ज़मीन का था, तो हम लोग ज़मीन विवाद को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो विवाद का मुख्य कारण है वो ज़मीन ही बनता है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग ज़्यादातर कृषि ही करते हैं। और गांव में ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास अधिक ज़मीन होती है, कुछ लोगों के पास कम ज़मीन होती है। यानी कि कुछ की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, कुछ गरीब होते हैं। और फिर वो सब इन थाने वाने के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं, तो लोग उनको और दबा लेते हैं। और उन्हीं के साथ ये ज़्यादा विवाद होता है कि उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, हड़प लिया। ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और ख़ासकर जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, जो मतलब पहले ही हमारा जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें उनको दबा के रखा गया। तो अभी वो चीज़ें उतनी बदली नहीं हैं, वो उनको अधिकार मिल गया है संविधान के में, लेकिन अभी उनको इतनी जानकारी नहीं है। तो लोग उसका भी फ़ायदा उठाते हैं और उनको दबाने की कोशिश करते हैं। और कई बार ये जो विवाद है ज़मीन का, एक ही कास्ट के बीच में भी हो जाता है। उनका खेत अगर आस पास है तो ये क्योंकि कुछ पावर वाले होते हैं और कुछ के पास आर्थिक स्थिति से वो लोग सही नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको फिर दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से विवाद उत्पन्न होते हैं। और फिर ये मामला इस मामले को और किस तरीके से, जो मामला था रघु और मोहन का, और किस तरीके से निपटाया जा सकता था। तो यहाँ पे एक और हम सब प्रशासनिक अधिकारी को देखेंगे, प्रशासनिक कर्मचारी को देखेंगे, जिसका नाम पटवारी, कहीं कहीं पटवारी, कहीं कहीं लेखपाल बोलते हैं, है ना। तो पटवारी और या लेखपाल, जो पटवारी या लेखपाल होता है, इसका मुख्य काम लगान वसूल करना, राजस्व वसूल करना होता है। और इसके पास सारे गांव की जो ज़मीन है उसका लेखा जोखा हिसाब होता है।
कि किस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है और किसने कौन सी फसल बोई आदि का सबका ब्यौरा होता है। इसी आधार पर लगान वसूल करता है। और जो उसका खेत का जो नक्शा होता है, जो किसकी कितनी ज़मीन है, जैसे मोहन और रघु का हम झगड़ा ले लें तो उनका झगड़ा हुआ था। अगर रघु ने उसकी मेड़ काटी थी तो पटवारी के पास जाके वहाँ से उनका खसरा, जो खतौनी जिसको बोलते हैं, वो निकलवा के वो देख सकते थे कि उसमें कहाँ से किसकी मेड़ है और उसको फिर से इस मामला सुलझाया जा सकता था। और कई मामलों में पटवारी ये काम करते भी हैं। और जो ये खसरा होता है जिसमें मैप होता है खेत का कि किसके पास कितनी ज़मीन है, उसको खसरा या खतौनी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। इसकी ज़रूरत पड़ती है जब लोग अपनी खेती किसी को बेचना होता है, या फिर अपने जैसे लोग अपनी वसीयत लिखते हैं तो उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। कहीं लोन लेना है, कर्ज लेना है तो उसमें भी ज़मीन के कागज़ लगते हैं। तो ज़मीन के कागज़ होते हैं। वर्तमान समय में जो सारी चीज़ों का कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया है और सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। और पहले ये पटवारी या लेखपाल के माध्यम से तहसील से निकलवाए जाते थे। ये उनके कार्य होते थे। और ये जो पटवारी है जो ज़मीन को नापता है और नापने का जो काम करता है उसमें एक जंजीर का इस्तेमाल करता है जिसको जरीब बोलते हैं। जरीब, उससे लोग खेत की नपाई करते हैं कि किसकी कितनी ज़मीन है, कहाँ से है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है। और ये खसरा एक उचित शुल्क दे के निकलवाया जाता है। और इसके ऊपर जो लेखपाल है पटवारी, इसके ऊपर एक कानून को होता है, कानून के ऊपर तहसीलदार होता है जो कि तहसील में बैठता है, तहसील का हेड होता है। और अगर हम बात करें कि किसी गांव में पटवारी, एक ग्राम पंचायत का और पटवारी दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, तो जो एक लेखपाल होता है उसके अंडर में कई गांव होते हैं और वो सारे गांव की जो ज़मीन है उसका लेखा जोखा रखता है। तो जो कि गांव के लोग होते हैं, तो जब पंचायत को कोई विकास काम करवाना होता है तो उसकी जो कागजात हैं, जो सारे दस्तावेज हैं, वो उसको वहाँ से लेने पड़ते हैं। और कहाँ पे कौन सी ज़रूरत है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह जो लगते हैं सरकारी, उनको लगवाना, तो ये सारी चीज़ों में दोनों की ही बराबर, पंचायत की और पटवारी की बराबर की भूमिका होती है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है आपके एनसीईआरटी में, हिंदू अधिनियम धारा 2005। ये कानून है जिसके तहत बेटियों को भी जो पिता की पैतृक ज़मीन है, भूमि है, उसमें उनको हिस्सा मिलेगा। जबकि पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि एक पिता, जो पुरुष प्रधान हमारा समाज है, तो जो संपत्ति का बंटवारा होता था वो बेटों में ही होता था, लड़कियों को ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। तो उसके लिए उससे पहले पिता से पिता की तरफ जैसे हमारे जो दादाजी हैं उनसे हमारे पिता को ज़मीन मिली, फिर वो ज़मीन हमारे पिताजी से हमारे भाइयों को मिलेगी, हमें लड़कियों को नहीं मिलेगी, ऐसा प्रावधान था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो हिंदू अधिनियम धारा 2005 है, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो लड़कियां हैं, घर की जो महिलाएं हैं, उनको बराबर का हक मिलेगा, बराबर की बंटवारा हिस्सा मिलेगा ज़मीन में, जितनी भी संपत्ति उसके पिता के पास थी। आपकी एनसीईआरटी में एक कहानी दे रखी है कि एक लड़की है सुधा, जिसकी शादी हो चुकी है, वो पास के गांव में रहती है, उसके पिताजी नहीं हैं और वो अपने यहाँ जो उसका पैतृक गांव है वहाँ आती है, अपने खेतों में काम करवाती है माँ के साथ। और उसकी माँ भी चाहती है और वो भी चाहती है कि उसको उसकी ज़मीन में, जो पापा की ज़मीन है, उसमें हिस्सा मिले। तो इसमें यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, एक कविता टाइप में दिया है, एक बिटिया की चाह। एक लड़की क्या चाहती है, वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है। विरासत में मिला है यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से।
पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या बता गया है मुझे। पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। ये जो गांव में प्रचलित है कि लड़कियों को तो इतना सारा दहेज देना ही पड़ता है, तो इनको संपत्ति में हिस्सा क्यों दिया जाए। ये मतलब इन बंटवारा भी, हिस्सा भी लेंगी और इनके लिए हम इतना दहेज भी दें, तो उनको लगता है कि हमने दहेज के रूप में इनका सारा हिस्सा दे दिया है। तो वही इसमें लड़की कह रही है कि हमें नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। और लड़की जो पहले अपने घर में थी, तब भी उसका वहाँ भी कुछ नहीं था। बचपन से ही माँ बाप ने पाला उसको पराया धन बता के, और बाद में जब वो अपने पति के घर जाती है वहाँ भी उसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब चीज़ें तो वैसी ही हैं कि उसके पति को उसके पिता से संपत्ति मिलेगी, फिर उसके पति से उसके बच्चों को मिलेगी, उसका कुछ नहीं है। तो महिलाओं का अपना कुछ नहीं है। तो ये जो हिंदू अधिनियम धारा 2005 है, ये कितनी सार्थक है, कितनी उपयोगी है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अपने विचार इस बारे में व्यक्त कर सकते हैं। ये प्रश्न दे रखा है आपकी इसमें अभ्यास में कि ये मुद्दा जिसमें उठाया गया कितना महत्वपूर्ण है, इस पर आप चर्चा कीजिए। तो मुझे तो ये लगता है कि ये पहल बहुत ही अच्छी है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर लड़की को उसका हक मिलना चाहिए। कुछ उसका भी तो हो, क्या हमेशा वो दूसरों के लिए ही जिए, सब कुछ दूसरों के लिए ही करे। इसीलिए मेरी सभी लड़कियों से गुजारिश है कि आप लोग खुद को इतना सक्षम बनाइए कि आपको देख के किसी को दहेज मांगने की हिम्मत ही ना पड़े। और जो दहेज लोभी परिवार हैं उनसे भी कोई संबंध ही ना रखे। ऐसे लोगों से तो घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना लोग तो सोचते हैं कि हमने इसको इतना दहेज हमको देना पड़ा, तो फिर हम तो वैसे ही लुट गए, और जो घर में खेती थी पिताजी की वो भी हमारी चली गई। तो जो गरीब परिवार होते हैं उनको ये चीज़ खलती है। तो अभी समानता का अधिकार है, तो इसका सभी लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने हक को पहचानिए और उसके लिए खुद को सक्षम बनाइए और उसको प्राप्त कीजिए। आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसमें थानेदार और पटवारी की भूमिका को ग्राम प्रशासन में समझा होगा। और अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो आप इसके अनुभवी भी होंगे और जानते भी होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।